12 अगस्त 1985 शाम के करीब 5 बजे बोइंग 747 के सभी पैसेंजर्स प्लेन के टेक ऑफ के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये प्लेन जापान एयरलाइंस का प्रॉपर्टी था। शाम के ठीक 6 बजे प्लेन को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया और पायलट टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। उस दिन उस प्लेन में करीब 524 लोग सफर कर रहे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। प्लेन के उड़ान भरने के ठीक 12 मिनट बाद प्लेन के अंदर अचानक से एक धमाका होता है और तभी ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो प्लेन के अंदर कोई बॉम्ब फटा हो। प्लेन में कभी कभार ऐसा धमाका प्लेन के इंजन के फटने से होता है, मगर एग्जामिन करने के बाद पायलट्स ने देखा कि प्लेन के सभी इंजन सही सलामत थे। लेकिन तभी अचानक प्लेन के अंदर जोर जोर से डिकम्प्रेशन अलार्म बजने लगा। अब पायलट्स को समझ में आया कि प्लेन के अंदर कहीं बड़ा सा छेद हो गया है, जिससे प्लेन के अंदर की सारी हवाएं तेजी से बाहर निकल रही है। प्लेन में बैठे पायलट्स अब अच्छी तरह से समझ चुके थे कि प्लेन पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ उसके तुरंत बाद ही प्लेन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पायलट द्वारा की गई लाखों कोशिशों के बावजूद प्लेन को वो अपने कंट्रोल में वापस नहीं ला सके। प्लेन में बैठे 524 पैसेंजर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि 30,000 के हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते समय जैसे ही प्लेन के अंदर छेद हुआ तो तब सारा कॉम्प्रेस्ड एयर तेजी से बाहर निकल गया, जिससे कि प्लेन में सफर कर रहे सभी यात्रियों का दम घुटने लगा। प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क के ऑक्सीजन बस कुछ ही मिनट में खत्म हो गए। सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था। ऐसे में पायलट्स ने टोक्यो इमरजेंसी फ्लाइट कंट्रोल से संपर्क करके इन्फॉर्म किया कि वो प्लेन को पास के एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका ये कोशिश भी नाकाम रहा, क्योंकि जैसे ही पायलट्स ने ऑटो पायलट मोड को डिसेबल करने के लिए जोर लगाया, ठीक तभी अचानक प्लेन तेजी से नीचे जाने लगा। इसी बीच टोक्यो इमरजेंसी फ्लाइट कंट्रोलर द्वारा बार बार उन पायलट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि उनके रास्ते में एक विशाल पर्वत आने वाला है और उनका प्लेन उतनी ऊंचाई पे नहीं है कि उस पर्वत को क्रॉस कर सके। प्लेन के पायलट्स लगातार कोशिश करते गए प्लेन को ऊपर ले जाने की, मगर वो इसमें नाकामयाब रहे। प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिया था। ठीक इसी समय एक फोटोग्राफर प्लेन के इस कंडीशन को समझते हुए जमीन से उसकी एक फोटो खींच ली थी। शाम के करीब 6:56 पर 390 माइल्स पर आवर की स्पीड में उड़ता हुआ ये प्लेन सीधा जाके उस ऊंची पर्वत से टकरा गया और तो और प्लेन के इंजन में फुली लोडेड फ्यूल टैंक फटने से पूरा प्लेन आग के चपेट में आ गया था। जहां पर यह हादसा हुआ उससे महज थोड़ी ही दूरी पर स्थित याकुटा एयरबेस पर यूएस एयरफोर्स ने अपना कैंप बनाया हुआ था। टोक्यो एयर कंट्रोल टीम के साथ साथ यूएस मिलिट्री भी बोइंग 747 प्लेन को नजर रख रहे थे। यूएस एयरफोर्स ने इस प्लेन हादसे के तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर को उस घटना स्थल में भेजा और वहां मौजूद सारी यूएस मिलिट्री रेस्क्यू टीम उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। मगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यह कहकर रोक दिया गया कि ये प्लेन क्रैश जापान में हुआ है और इसीलिए यूएस एयरफोर्स को जापान के इस निजी मामले से दूर रहना पड़ेगा। इस हादसे के 20 मिनट बाद भी जापानीज रेस्क्यू टीम हादसे के लोकेशन के बारे में अनजान थे। काफी समय बीत जाने के बाद फाइनल जापानीज रेस्क्यू टीम द्वारा एक हेलीकॉप्टर को घटनास्थल में भेजा गया था, मगर इस हेलीकॉप्टर ने बिना लैंडिंग किए ही बस ऊपर से सिचुएशन की जानकारी ली और वापस आ गए और आकर उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि इस हादसे में सभी लोगों की जानें जा चुकी है। उस प्लेन के कोई भी पैसेंजर्स या पायलट अब जिंदा नहीं है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह होने तक टाल दिया जाए। जापानीज रेस्क्यू टीम ने उनकी बात मान ली और ऑपरेशन को सुबह होने तक टाल दिया, पर हादसे के बाद की सच्चाई तो कुछ और ही थी। घटनास्थल में 100 से भी अधिक लोग घायल अवस्था में थे। बहुत से लोग तब भी जिंदा थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, पर पूरी रात उनके मदद के लिए कोई नहीं आया। जो भी एक हेलीकॉप्टर आया था वो भी बिना लैंड किए वापस चला गया। पूरी रात बुरी तरह से घायल हुए लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। अगले दिन सुबह होने के बाद जापानीज रेस्क्यू टीम हादसे वाली जगह में उतर कर देखा कि कई लोग तब भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उन सभी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अफसोस तो ये है कि टोटल 524 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को ही बचाया जा सका। घटनास्थल में बिखरे हुए डेड बॉडीज को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्सों ने कहा कि बहुत से डेड बॉडीज ऐसे हैं जिनकी मौत सिर्फ कुछ घंटे पहले ही हुई है। अगर रेस्क्यू टीम रात को ही इस ऑपरेशन को अंजाम देते तो बहुत से और लोगों की जानें बच सकती थी, पर जापानीज रेस्क्यू टीम ने लापरवाही दिखाते हुए खुद तो रेस्क्यू के लिए लेट किया ही, उसी के साथ यूएस एयरफोर्स वालों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने से रोक दिया। ये घटना जितना दुखद है उतना ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आखिर कैसे एक प्लेन बिना किसी वजह के आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और उसमें विस्फोट भी हो गया।
इन सभी चीजों को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया गया। तो हर पब्लिक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स जरूर होता है और इन ब्लैक बॉक्स का यही काम होता है कि अगर इन प्लेन्स में गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट के पीछे का जो भी कारण है वो उसको हादसे के समय रिकॉर्ड कर ले। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। तो उस प्लेन के ब्लैक बॉक्स यानी प्लेन के अंदर के डेटा रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को सुनने के बाद ये पता चला कि उस दिन प्लेन में एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 विस्फोट हुआ था। इस बात को जानने के बाद सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैरान हो गए, क्योंकि अगर प्लेन में स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से छेद हुआ तो जिस तरह किसी गुब्बारे के फटने से आवाज होती है, बिल्कुल वैसे प्लेन के अंदर की सभी हवाएं एक साथ बाहर निकल जाना चाहिए था। मगर इसमें एक नहीं बल्कि 2 धमाका होने के पीछे का रीजन आखिर क्या था? तो तभी उनको एक फोटोग्राफ मिला, जिसको एक फोटोग्राफर ने प्लेन क्रैश होने के बस कुछ मिनट पहले ही खींचा था, जिस फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि प्लेन के पीछे का टेल टूटा हुआ है। तो तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को शो कॉज किया और तब जाके पता चला कि उस प्लेन के स्ट्रक्चर में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। प्लेन के टेल को जोड़ने वाले प्लेट्स को गलत तरीके से लगाया गया था, जिस कारण प्लेन उड़ते वक्त बाहर और अंदर के एयर डिफरेंसेस के कारण टेल के पास का हिस्सा धमाके के साथ उखड़ गया था और सारे कंप्रेस्ड एयर जाकर सीधा प्लेन के टेल पर हिट किया और इसी के चलते वो सेकंड धमाका हुआ। प्लेन से निकलने वाले कंप्रेस्ड एयर के टक्कर की वजह से प्लेन का टेल टूटकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसी के चलते उस प्लेन के साथ ये भयानक हादसा हुआ। तो इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि एक छोटी सी गलती के चलते प्लेन में मौजूद सभी लोगों को अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।